Hi friends, now we are going to start with part number 2 of chapter number 4 electoral politics. अच्छा अभी एक आपको करेक्शन करना है. द करेक्शन इज चैप्टर नंबर 3 हो गया है ये आपकी बुक का. बट मेरी बुक जो मैंने पीडीएफ लिया है वो शायद ओल्ड पीडीएफ है. दैट इज़ वाई मेरी बुक में चैप्टर 4 शो हो रहा है ये. तो आप नया बुक का पीडीएफ अगर आपके पास है डाउनलोड कर लीजिएगा, या अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप चैप्टर नंबर 4 को 3 मार्क कर लीजिएगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. नाउ हमने लास्ट वीडियो में ओवरव्यू देखा था जिसमें हमने पूरे चैप्टर का जो डीलिंग है वो समझा था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद इन द चैप्टर. देन हमने देखा था दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, व्हाई इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड. देन हमने देखा था कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, सिंस वी हैव democratic and non-democratic elections in the world. So what kind of elections can be called as democratic elections, and what are the kind of the elections which can be called as non-democratic elections? So few points we discussed. Then we discussed about, is it good to have political competition? We know that it is said for politics that politics is a dirty game. So is it true? Yes, it's true, but some or the other way this political competition is even required to us. Right, now we are going to start with part number 2, 4.2. What is our system of elections? हमारे कंट्री में कौन सा सिस्टम है, किस तरह से इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है. नाउ यहाँ से हम शुरू करेंगे. कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? हम क्या कह सकते हैं कि जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक है. सो इस क्वेश्चन का आंसर हम अभी देखेंगे. टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया. इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं, इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे. सो लोकसभा एंड विधानसभा, हमारे पास लोकसभा होती है और विधानसभा होती है. ओके, मैं एक बार हल्का सा कलर को चेंज कर रही हूँ. तो हमारे पास एक तो लोकसभा होती है और विधानसभा होती है. ये हमें पता है, लोकसभा आपके सेंट्रल जो असेंबली होती है वो होती है, और विधानसभा स्टेट असेंबली होती है. राइट, सो we have Lok Sabha and Vidhan Sabha. Elections are held regularly after every 5 years. After 5 years, the term of all elected representatives come to an end. यानी कि मान लो XYZ कोई आपका लीडर है जो लोकसभा का लीडर बना है, एमपी बना है, या विधानसभा का है तो एमएलए बना है. 5 साल बाद अगर वो हार गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. जो वो कुछ है, अब एक कॉमन सिटीज़न है, अब वो ना एक एमपी है ना वो एक एमएलए है. जो वो रिप्रेजेंटेटिव है अगली बार कम्स टू एन एंड अगर वो हारता है तो. दी लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व, यानी कि एकदम डिसॉल्व कर देते हैं वो उस अपने एमपी को या एमएलए को जो उन्होंने लास्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में बन के आया था. तो लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व, दैट मीन्स कि अगर कोई हार जाता है एमपी या एमएलए किसी लोकसभा विधानसभा में, तो इसका मतलब ये है कि अब वो उसका हिस्सा किसी तरह से नहीं है. स्टैंड डिसॉल्व यानी कि अब उसका कोई महत्व नहीं है. इलेक्शंस आर हेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस होते हैं हमारे, मतलब क्षेत्रों में इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में एट द सेम टाइम. मतलब हमारे जो देश है वहाँ पर अगर कोई भी जनरल इलेक्शन होना है तो वो सेम टाइम पे होता है. जैसे अगर मोदी जी को चुनना है, यानी कि अगर एमपी के इलेक्शंस होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर कब बनेगा, जब एमपी चुने जाएंगे.
तो खूब सारे एमपीज़ चुने जाते हैं ना जब, तो वो जो एमपी वाला इलेक्शन होता है, वो एमपी वाला जो इलेक्शन है वो पूरे नेशन में साथ साथ होता है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम का मतलब कि इस साल ही होगा, है ना। और अगली चीज़ क्या कहते हैं, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज, यानी कि अभी यहाँ पे हो गया, कुछ समय बाद यहाँ हो गया, कुछ समय बाद यहाँ हो गया, या तो एक दिन में सारी कॉन्स्टिट्यूएंस में हो जाएगा या फिर कुछ दिनों के गैप में हो जाता है। इनको हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं जो सेम टाइम पे होते हैं। समटाइम्स इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे कि मान लो केवल एक्स वाई जेड कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, केवल ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी अगल बगल की या देश भर की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन नहीं हो रहे, तो केवल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ का जो एमपी या एमएलए है उसने रिजिग्नेशन दे दिया है, उसने अपना ये पदभार छोड़ दिया है, और यह हो सकता है कि उसकी डेथ हो गई है, तो एक तरह से वैकेंसी आ जाती है, खाली हो जाती है जो सीट, तो वहाँ पर अब ये फिर से इलेक्शन होता है। सो ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय द डेथ और द रिजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। अगर किसी मेंबर ने रिजिग्नेशन दे दिया या अगर उसकी डेथ हो गई तो उस समय पर वहाँ पर फिर से इलेक्शंस होते हैं, और वो केवल उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाई इलेक्शंस, जहाँ पे अगर किसी की डेथ हो गई या उसने रिजिग्नेशन दे दिया तो वहाँ पे होते हैं फिर से इलेक्शन, जिसे हम बाई इलेक्शंस के नाम से जानते हैं। अब आता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है? सो यू हैव रेड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs। 90 MLAs चुने गए, मान लो टोटल जो थे वो 90 MLAs थे, है ना। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट, यानी ये कैसे पता चलता है कि किसी राज्य में 90 MLAs खड़े हो रहे हैं, ये कैसे पता चलता है। सो यू मे वंडर हाउ दे डिड दैट। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल 90 MLAs, यानी कि टोटल 90 MLAs हैं, तो पूरी हरियाणा की पॉपुलेशन ने इन सभी 90 MLAs को वोट दिया होगा। यू परहैप्स नो दैट दिस इज़ नॉट द केस, ऐसा नहीं होता है। इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है कि मान लो आपकी इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक सीट है, तो हम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालेंगे जो हमारे रीजन की है। सो इन आर कंट्री हमारे पास क्या होता है, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। जो कंट्री है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंस में बना दी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। दीज एरियाज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया, उस एरिया में जो रहता है वोटर, इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दैट एरिया। फॉर लोकसभा इलेक्शंस, अगर हमारे लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर जो हमारे पूरा देश है ना, उसमें टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP जैसे हम कहते हैं, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP कहते हैं। One of the feature of the democratic election is that every vote should have equal value. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, that is why our constitution require, एक second. So one of the feature of the democratic election is that every vote should have equal value. हर वोट की एक वैल्यू होती है। वन ऑफ द फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज़ दैट हर वोट की इक्वल वैल्यू होती है। दैट इज़ ऐसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की रिक्वायर होती है, शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट, यानी कि इस रीजन में 100 लोग रहते हैं, इसमें 100 लोग रहते हैं, इसमें 100 लोग रहते हैं,
तो एक तरह से बहुत कन्वीनियंस हो जाती है कि हर किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है। 100 लोग यहाँ के हो गए, 100 लोग यहाँ के हो गए, 100 लोग यहाँ के हो गए। मान लो यहाँ पे 100 लोगों में से केवल 65 लोगों ने दिया, यहाँ पे 100 लोगों में से केवल 90 लोगों ने दिया, बहुत है, और यहाँ पे 75 लोगों ने दिया। तो उस समय पता चल जाता है कि कितने लोग हैं जो वोट में शामिल होते हैं। Similarly, each state is divided into a specific number of the assembly constituencies. State elections में भी आपकी assembly constituencies होती हैं. In this case, जो elected representatives होते हैं उनको हम MLA कहते हैं, और आप इनको member of legislative assembly भी कह सकते हो, विधानसभा के ये हिस्से होते हैं. अब each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. हर किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होती है. द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत ऑल्सो. उसमें क्या होता है, म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं. म्यूनिसिपल इलेक्शंस में क्या है, ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स. देखो आपके पास थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिनको हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा, मतलब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, और देखो सबसे बड़ी हुई आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर आई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और फिर सबसे छोटी आई आपकी पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी, म्यूनिसिपल कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो पंचायत इलेक्शंस या म्यूनिसिपल इलेक्शंस में वार्ड्स में डिवाइडेड होता है. जो पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी या म्यूनिसिपल कॉन्स्टिट्यूएंसी हम उसको वार्ड्स कह देते हैं. सो ईच विलेज या जो टाउन है उसको हम वार्ड्स में डिवाइड करते हैं. दैट आर लाइक द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बट उनसे छोटे होते हैं ये. ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी. तो हर कोई जो वार्ड है ना, हर कोई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है विलेज या टाउन लेवल पे, वो एक मेंबर को चुनती है अपने ऑफ द विलेज और ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी. समटाइम्स ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं ये काउंटेड होती हैं एज सीट्स. ये क्या है, समटाइम्स these constituencies are counted as seats. That means for each constituency represents one seat in the assembly. मतलब कई बार जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो सीट्स को रिप्रेजेंट करती है. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हर एक सीट को रिप्रेजेंट करती है असेंबली में. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है एक सीट. इसका मतलब ये, अगर हम एग्जाम्पल से देखें, व्हेन वी से दैट लोकसभा लोकदल वॉन 60 सीट्स, लोकदल ने 60 सीट्स जीती थी इन हरियाणा. इसका मतलब ये है कि 60 कैंडिडेट्स थे लोकदल के जिन्होंने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जीता था इन द स्टेट. एंड जो लोकदल है इस वजह से अपनी जो 60 MLAs था वो बना दिया था इन द स्टेट असेंबली. अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं रीड करती हूँ. व्हेन वी से दैट लोकदल वॉन 60 सीट्स, हम कहते हैं कि लोकदल ने 60 सीट्स जीती इन हरियाणा. इट मीन्स दैट द कैंडिडेट्स ऑफ लोकदल वॉन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी असेंबली यानी कि स्टेट लेवल पे. तो 60 सीट्स का मतलब है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक सीट थी, वन सीट थी, ठीक है, इन द स्टेट. ओके, मतलब हरियाणा में. और इस तरह से जो लोकदल है उसमें 60 MLAs बने इन द स्टेट असेंबली. स्टेट असेंबली में लोकदल के 60 MLAs आ गए थे, ठीक है. रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो ये जो हमारा है ना, ये आराम से हो जाएगा, हाफ एन आवर में ही हो जाएगा. तो क्योंकि कल मुझे बहुत सारा इंट्रोडक्शन आपको देना था, तो कल जो आधा से ज़्यादा टाइम था वो इंट्रोडक्शन में निकल गया था. रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी. रिजर्व्ड का क्या मतलब है, देखो रिजर्व्ड का मतलब है पहले से ही सेव कर लेना, बचा के रख लेना. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स every citizen to elect his या her representative. आप, मैं, हम सब वोट डालते हैं. जो मेजॉरिटी वोट्स होते हैं
वो रिप्रेजेंटेटिव को बना देते हैं। ओके, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो एक चीज़ से बड़े चिंतित थे, दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन यानी जहाँ पर हर कोई वोट डाल सकता है, इस केस में जो माइनॉरिटी है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी। देखो, अगर मैं ये कहूँ केवल कि कुछ ही सेक्शन के लोग वोट डाल सकते हैं, SC ST और मैं उसमें डाल देती हूँ वेमेन, तो इस केस में ये ओपन इलेक्शंस तो नहीं हुए, केवल कुछ ही लोग थे जो वोट डाल पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ ओपन इलेक्शंस होंगे, सब वोट डालने जाएंगे, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे, भीड़ में नीचे दब जाएंगे। So certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly। यानी कि लोगों को, मतलब जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनको लगा कि जो वीकर सेक्शन है ना आपका, वेमेन हो गए, SC ST हो गए, OBC हो गए, ये शायद से उनको चांस नहीं मिल पाएगा टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा, यानी कि अगर वो इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं तो वो इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं ले सकते हैं, एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। दे मे नॉट हैव रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट्स टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर्स। तो अगर वो लड़ना चाहें तो वो हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, उनके पास इतने ज़्यादा अपने फ्रेंड कांटेक्ट या सोशल कांटेक्ट नहीं है कि वो कॉन्टेस्ट करे और फिर जीते भी अगेंस्ट द अदर पार्टीज़। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल, अब जो अच्छी बातें कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसिंगली बोल सकते हैं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, यही ज़्यादातर जीतेंगे एंड ये औरों को जीतने नहीं देंगे। इफ़ दैट हैपन्स, पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन में जो SC ST वाला तबका है वो तो दबा ही रह जाएगा, क्योंकि जब SC ST पार्लियामेंट में नहीं आएगी या वो विधानसभा में, मतलब MP MLA नहीं बना पाएंगी अपने SC ST, वो पॉलिटिक्स में नहीं आ पाएंगे, तो सोसाइटी में वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे अपने खुद के ग्रुप को, अपने SC ST ग्रुप को। सो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली जो पार्लियामेंट एंड असेंबली है उसमें एक बहुत जो वॉइस, सिग्निफिकेंट सेक्शन की वॉइस है वो दबी रह जाएगी, डिप्राइव्ड रहेगी, है ना। That would make our democracy less representative and less democratic। तो इस केस में हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो थोड़ी लेस हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, राइट। वो लेस डेमोक्रेटिक फॉर्म की हो जाएगी इस तरह से। तो आगे, उसके बाद आगे होता है, सो द मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया था, थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम, उन्होंने एक अलग सिस्टम निकाला ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उन्होंने, जैसे कि मान लो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो उसमें से कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर उन्होंने सीट्स को फिक्स कर दिया फॉर द वीकर सेक्शन। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर द पीपल हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। SC रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब देखो जो SC ने की कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड है वो केवल SC यूज़ कर सकते हैं, जनरल उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। ST की जो रिजर्व्ड है वो केवल ST ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे currently in Lok Sabha 84 seats are reserved for scheduled caste, तो 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है और 47 जो सीट्स है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है। तो आपकी जितनी भी टोटल सीट्स हैं उनमें से इतनी जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं आपकी इनके लिए। 543 सीट्स हैं टोटल,
उनमें से 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड कुछ जो सीट्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है 47 सीट्स। ये जो नंबर है ये प्रोपोर्शनल नंबर है, ये जो नंबर है ये हर रीजन में वैरी करता है। तो जो रिज़र्व सीट्स है SC ST की, इससे ऐसा नहीं होता कि और जो सेक्शन है जनरल सेक्शन है उसको कोई दिक्कत आती हो, सो उनको कोई इससे दिक्कत नहीं आती है। This system of reservation was extended later to the other weaker sections of the districts and the local level। तो और इनको लोकल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसे फैलाया गया। सो आपके जो वेमेन हैं या जो OBCs हैं, सो अब अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी पंचायत में और आपके लोकल जो होते हैं ना लोकल बॉडीज़ के लिए आपके इनको भी रिजर्वेशन दी गई है। द प्रपोर्शनल सीट्स रिजर्व्ड वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सिमिलरली 1/3 जो है ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन द रूरल एंड द अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉर द वेमेन कैंडिडेट एज वेल। वेमेन के लिए 1/3 जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब हम वोटर लिस्ट जो है इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल का जो वीडियो था वो बहुत लेंदी हो गया था। तो आज इतना 21 मिनट का वीडियो हम यूज़ करेंगे, आपको अपलोड करेंगे। वोटर लिस्ट टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।